Hello everyone, welcome you all to Parcham classes. I am Janvi and we are continuing our Lucent MCQ series. इस पर्टिकुलर सीरीज में हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज एक एक जो भी टॉपिक बन रहे हैं उनसे रिलेटेड MCQ की प्रैक्टिस। इस पर्टिकुलर वीडियो की लेक्चर जो है वो हमारी वेबसाइट parchamclasses.in पर आपको प्रोवाइड करा दी गई है और जिन बच्चों के पास PDF बैंक है उनके पास ये वीडियो ऑटोमेटिक उनके PDF बैंक्स में ऐड कर दी जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि PDF बैंक क्या है, मैं बता दूं कि इसी PDF बैंक के अंदर YouTube के ऊपर जितने भी लेक्चर्स होते हैं उन सारे लेक्चर्स की PDF जो है यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाती है और वैसे आप हमारी वेबसाइट से इस लेक्चर की PDF को अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी सब्जेक्ट और पॉलिटी में हम डिस्कस कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन। ठीक है, 1935 का जो एक्ट था वो किस चीज पर बेस्ड था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। बेसिकली 1935 एक्ट के तहत भारत को ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई थी और पार्लियामेंट्री सिस्टम को एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी। 1935 में ये एक्ट आया और इंडिया के अंदर 1937 से इस पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट्स। कौन कौन से एक्ट हैं? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट इंडिया एक्ट, द चार्टर एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट। अब इन सबको हमें जो है क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है, तो इसकी सही क्रोनोलॉजी हो जाएगी आपका आंसर ए 1 2 3 4। अब हम इसका देखते हैं किस ईयर में कौन सा एक्ट आया। देखो, सबसे पहले यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, उसके बाद यहाँ पे चार्टर एक्ट की सीरीज आती है कई सारी 1793 से लेकर 1853 तक, और 1853 के बाद हम 1857 का रिवॉल्ट देखते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि 58 का जो एक्ट आता है तब से क्राउन जो है डायरेक्ट यहाँ पे इंडिया को एडमिनिस्टर करने लगता है और उसके बाद यहाँ पर आपका इंडियन काउंसिल एक्ट की शुरुआत होती है 53 के बाद 1861, 1892 और फिर 1909। ठीक है, तो यहां पर इसलिए इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉन्टेगो कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 वाज, यानी कि जो आपका मॉन्टेगो कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, टू गिव पावर टू लोकल गवर्नमेंट, टू एस्टैब्लिश डायरार्की, टू द एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा सी 2 एंड 3। बेसिकली यहां पर आप देखोगे कि 1990 के तहत यहां पर डायरार्की ले आई गई, यानी डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट हुआ इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर लिस्ट। उसके बाद यहां पे इलेक्शन और फ्रेंचाइज सिस्टम ले आया गया, बाइकैमरलिज्म लाया गया, प्रोविंसेस के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई, हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया इंडिया के लिए, और यहां पे कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट की बात कही गई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन्स के राइट टू वोट की यहां पे प्रोविजंस आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो 1935 का एक्ट था वो एस्टैब्लिश करना चाहता था ऑल इंडिया फेडरेशन। सेकंड आपका कह रहा है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विद गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू इलेक्टेड लेजिस्लेचर, यानी कि जो प्रोविंसेस थे उनको ऑटोनॉमी यहाँ पे दी गई, यानी कि पावर दी गई कि वहां पे जो गवर्नमेंट है प्रोविंस लेवल पे वो जो है उनके जो भी वो इलेक्ट करके ले आएंगे रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ पे अकाउंटेबल होगा। थर्ड यहाँ पे आपका स्टेटमेंट कह रहा है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंस एंड क्रिएशन ऑफ 2 न्यू प्रोविंसेस। यहाँ पे कई सारे प्रोविंस को जो है रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया और 2 नए प्रोविंसेस का यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया।
तो आपका आंसर हो जाएगा बी 1 एंड 2, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कही गई है। साथ ही साथ आप देखोगे 1935 में जो डायाकी स्टैब्लिश की गई थी उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर 6 राज्यों में यहां पर बनाया गया, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार एंड आसाम। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर गवर्नर को भी स्पेशल पावर दी गई ऑर्डिनेंस इशू करने की। Next question is saying that consider the following statement with reference to Morley-Minto reform. ठीक है, तो मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म के लिए स्टेटमेंट दिए हुए हैं, द मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म एक्ट रेज द नंबर ऑफ एडिशनल नंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर सीट्स, यानी कि यहां पर जो सेंट्रल लेजिस्लेचर्स की सीट थी उनको बढ़ाया गया। सेकेंड, इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, और थर्ड यहां पर एम्पावर्ड द लेजिस्लेशन टू डिस्कस द बजट। तो आपका आंसर हो जाएगा सी 1, 2 एंड 3, ये तीनों ही चीजें की गई यहां पर। ठीक है, आप देखोगे कि यहां पर जो सीट्स थी उनको बढ़ाकर 16 सीट थी तो 60 कर दिया गया। उसके बाद यहां पर लोकल बॉडीज में इलेक्टोरल कॉलेज बनाने की बात कही गई, जिससे जो है वहां के लोग जो है उस इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें। साथ ही साथ सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे उनको फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने वॉइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको ज्वाइन किया एज अ लॉ मेंबर। ठीक है, यहां पर इसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट की भी बात कही गई और इसीलिए हम कहते हैं जो लॉर्ड मिंटो हैं उन्हें फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया। ठीक है, जो भी कॉमर्स ऑफ चैम्बर थे, यूनिवर्सिटीज थी और जमींदारी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी उनके अंदर। Next question, two independent states of India and Pakistan were created by which of the following conferences or act? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की बात कही जा रही है। इसी के तहत दो अलग अलग देश जो है क्रिएट किए गए थे। बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को जो है 18 जुलाई 1947 में पास किया और ये जो एक्ट था ये 15 अगस्त 1947 से इफेक्टिव हुआ। अब देखो हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही। अब देखो यहां पे बात की जा रही है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकेवेटेड इन इंडस वैली, वन इंडिकेट द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कई सारे एक्सकेवेशन में यहाँ पे कई सारी चीजें मतलब पाई गई, लेकिन वो कौन सी एक ऐसी चीज है जो इंडस वैली के लोगों की इकोनॉमिक और कमर्शियल डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है? तो आपका आंसर होगा बी, सील्स। देखो सील्स कैसे, आप देखोगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील जो है पाई गई, तो इससे पता चलता है कि वो कमर्शियली ट्रेड किया करते थे। तो यहाँ पर कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सील के थ्रू ही यहाँ पे आपको देखोगे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि इससे ट्रेडिंग एक्टिविटी होती थी। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे ये सील्स जो है ये किससे बनाई जाती थी, आपकी सोपस्टोन, टेराकोटा, मेटल और कॉपर की सील भी यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया। अर्लीस्ट मतलब सबसे पहली जो सिटी भारत के अंदर डिस्कवर की गई थी वो थी आपकी हड़प्पा। ए होगा आपका आंसर। देखो हड़प्पा की डिस्कवरी जो है वो 1920s में हुई थी और ये जो एरिया है वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो 1920s का जो एरा था तो यहाँ पर उसकी शुरुआत हुई। और अगर हम एकदम प्रिसाइज डेट देखें तो जो आपकी एनसीईआरटीज लिखती हैं 1921, दयाराम साहनी ने जो है ये एक्सकेवेशन जो है वो पूरा का पूरा किया था और इन्होंने ही हड़प्पा को खोजा था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट गिव एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड। यहां पर जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की आपकी साइट्स हैं उनमें डॉकयार्ड कहां पाया गया है? तो डॉकयार्ड पाया गया है आपका बी, लोथल के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोथल जो है सिर्फ एक इकलौती ऐसी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है जहां डॉकयार्ड पाया गया है। एसआर राव ने 1954 में इस साइट को डिस्कवर किया था और ये प्रेजेंट डे गुजरात के अंदर जो है आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement regarding Harappan civilization is
करेक्ट हमें इसमें चूज करना है। तो पहला है कि द स्टैंडर्ड हरप्पन सील वेयर मेड ऑफ क्ले से बनाई जाती थी। दूसरा, द इनहेबिटेंट्स ऑफ हरप्पा हैड नाइदर नॉलेज ऑफ द कॉपर नॉर ब्रॉन्ज। तो यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि जो हरप्पा के लोग थे उनके पास ना ही कॉपर और ना ही ब्रॉन्ज की मेटल की कोई नॉलेज थी। नेक्स्ट इज सेइंग द हरप्पा सिविलाइजेशन वाज रूलर बेस्ड। लास्ट ऑप्शन आपका कह रहा है कि जो इनहेबिटेंट्स थे हरप्पा के वो कॉटन जो है वो यूज किया करते थे और उगाया भी करते थे। तो इन चारों में जो आपका ऑप्शन सही होगा वो डी होगा, क्योंकि देखो जो हरप्पा के लोग थे वो जो है कॉटन कल्टीवेट भी करते थे और उसका यूज भी करते थे। कॉटन का फॉर द फर्स्ट टाइम अगर एविडेंस आप देखोगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे तो आपका नियोलिथिक मेहरगढ़ साइट से यहां पर आपको मिला था, ठीक है, जो कि आपकी बलूचिस्तान रीजन में पाकिस्तान में पाई जाती है आपका मेहरगढ़ साइट, ठीक है। और जो कॉटन सीड यहां पर मिली थी वो 5000 BCE में, मतलब इतनी पुरानी यहां पे ये कॉटन सीड्स को पाया गया जो जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हरप्पा हैव बीन अनअर्थ एट, ठीक है। देखो हरप्पा सिविलाइजेशन के अंदर जो है एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, बट ये पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक है मैनेजमेंट है वो किस साइट पे पाया गया। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ढोलावीरा। ढोलावीरा जो है वो एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो है जाना जाता है, तो यहाँ पे पाया गया था। बेसिकली जो ढोलावीरा साइट है उसको जेपी जोशी और आरएस बिस्ट ने जो है वो डिस्कवर किया था, और ये जो प्रेजेंट साइट है ढोलावीरा की कच्छ रीजन गुजरात में आपकी पाई जाती है। और यहाँ पर जो है ढोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी स्टेटस प्रोवाइडेड है। आप सब कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि ढोलावीरा को किस ईयर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। प्लीज यहां पे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस remains of wells have been found in houses to developed stage of Indus Valley civilization। यानी कि दी गई साइट्स में से किस साइट पर हमें रिमेन्स ऑफ वेल्स यानी कुएं के रिमेन्स मिले हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो से मिले हैं हमें। इसको जो है सिटी ऑफ वेल्स भी कहा जाता है। यहाँ पर जो स्कॉलर्स हैं उनका एस्टिमेट है कि ऑलमोस्ट 700 कुएं 700 वेल्स जो हैं मोहनजोदड़ो से आपको यहाँ पे पाई गई हैं, यहाँ के घरों में पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, The archaeological find from Alamgirpur in Ghaziabad district reflect which of the following culture। अब यहाँ पे आलमगीरपुर जो कि गाजियाबाद में पड़ता है वहां से एक्सकेवेशन हुए, तो वहां के जो फाइंडिंग्स थी वो किस यहाँ पे कल्चर की हैं वो आपको पूछा जा रहा है। तो ये देखो हरप्पन कल्चर की यहाँ पे जो चीजें हैं वो पाई गई। आलमगीरपुर साइट जो है वो वाईडी शर्मा ने डिस्कवर की थी 1959 में। और अगर हम आलमगीरपुर को देखें तो लोकली जो है इसे परशुराम का खेरा नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, जो भी स्टूडेंट्स 2024 एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे परचम के द्वारा एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 का कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स के अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, जो भी आपके लेक्चर्स होंगे उनकी पीडीएफ भी मिलेंगी डाउनलोड फॉर्म में, और साथ ही साथ यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं वो आपके लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लेंगे, जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो सकें। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड डिस्कशन भी आपको इस कोर्स में मिलेगा, और साथ ही साथ 10 मॉक पेपर्स भी आपको प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल कराए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो आपकी तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप देखो हम इकोनॉमी डिस्कस करने वाले हैं, और यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। यहां पर देखो बात हो रही है कि अ फर्म सेल्स न्यू शेयर वर्थ 1000, ठीक है, 1000 का डायरेक्ट टू इंडिविजुअल। अब कोई पर्टिकुलर फर्म है वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को, किसी एक अकेले आदमी को जो है वो इंडिविजुअल पर्सन है, वो कोई एंटिटी नहीं है, उसको अपने 1000 शेयर जो है बेच रही है। तो अब इस ट्रांजैक्शन का जो है वो दिए गए ऑप्शंस में से क्या असर होगा, क्या कॉज होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो डी हो जाएगा, नो इम्पैक्ट ऑन जीएनपी, ठीक है। अब जीएनपी से ये कैसे रिलेट कर रहा है, जब भी कोई इंटरप्राइज किसी इंडिविजुअल को अपना शेयर सेल करेगी तो वो नेशनल प्रोडक्ट
के अंदर जो है यहाँ पर नहीं गिना जाएगा, यानी नेशनल प्रोडक्ट के अंदर कोई भी चीज यहाँ पर काउंट नहीं होगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो देखो बेसिकली ये कंट्री के अंदर जो नेशनल इनकम है और जो आउटपुट है कंट्री का, उसको जो है यहाँ पे मेजर करती है, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो टोटल आपका अमाउंट और जो सर्विसेज का एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर यहाँ पर प्रोड्यूस की गई हैं, मैन्युफैक्चर की गई हैं, उनकी यहाँ पर ये टोटल काउंटिंग करता है और यही होता है आपका जीएनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइवेट इनकम अराइजिंग इन द कंट्री, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी चीज को हम प्राइवेट इनकम के तहत नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर होगा डी, करंट पेमेंट ऑन फॉरेन लोन्स। जो फॉरेन लोन्स के ऊपर हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसको हम प्राइवेट इनकम में नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। कैसे? अब देखो प्राइवेट इनकम में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले ये समझो। तो प्राइवेट इनकम में बेसिकली जो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कोई हाउस होल्ड इनकम जनरेट करते हैं उन सारी इनकम्स को रखा जाता है। तो अब ये प्राइवेट इंडिविजुअल और हाउस होल्ड जो है ये ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज से इनकम जनरेट करते हैं, तो वो सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। वो इनकम जो कि किसी भी फॉर्म की सैलरी, वेज या कमीशन नहीं है उसको इंक्लूड किया जाता है। और इनकम जनरेटेड फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, इसको इंक्लूड किया जाता है। बट इंटरेस्ट ऑन और करंट पेमेंट ऑन फॉरेन लोन्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, यानी कि भारत के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को कैलकुलेट करने का क्या मेथड है। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ए। हम देखो आउटपुट मेथड के थ्रू इंडिया की जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको कैलकुलेट करते हैं। अब आउटपुट मेथड क्या है? देखो आउटपुट मेथड की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहां पर जो नेशनल इनकम है, ठीक है, और उसकी जो मार्केट वैल्यू है, जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं, ठीक है, तो यहां पर हम इन दोनों चीजों को देखते हैं कि किस तरीके से यहां पर नेशनल इनकम सबसे पहले मेजर की जाएगी। और नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए यहां पर जो भी आपके गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू की आपकी जो आ रही है बेसिकली वो कितना है एक साल के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा नेशनल इनकम। तो उसी को हम आउटपुट मेथड कहते हैं कि जो चीजें इनपुट की जा रही हैं, हमने कल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी, तो यहां पर जब हम इनपुट देते हैं, कोई भी इनपुट यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो उससे एक बनता है कोई गुड्स बनेगा या फिर कोई सर्विसेज बनेगी। अब उस सर्विसेज से आपका कितना वो पैसा आ रहा है जिससे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू, कितनी मार्केट वैल्यू बन रही है उस गुड्स और सर्विसेज की, तो वो यहाँ पर हमको आउटपुट देगी। तो इसी आउटपुट मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं अपनी नेशनल इनकम। क्योंकि नेशनल इनकम क्या है आप, ठीक है, नेशनल इनकम तो यही पता चलेगी ना कि टोटल जितने भी नेशन में लोग रह रहे हैं वो कितना आपका इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, एक नॉर्मल अगर भाषा में आप समझना चाहो तो, ठीक है। क्योंकि देखो इकोनॉमी के टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करके और रियल टाइम एग्जांपल से समझो तो आपको समझ में आएगा पूरा कंसेप्ट। तो यहां पर जब आउटपुट मेथड जो है उसी को कहते हैं कि कितनी टोटल मार्केट वैल्यू जो है यहाँ पे इनपुट देने के बाद यहाँ पे जो आउटपुट निकल रहा है उससे जनरेट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who coined the term Hindu rate of growth for Indian economy? ठीक है, किसने ये टर्म कॉइन किया है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, राजकृष्णा। इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है। बेसिकली राजकृष्णा में 1978 में ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को जो है कॉइन किया था। क्यों? क्योंकि देखो जो 1950 से 1980 तक भारत की ग्रोथ थी वो काफी स्लो थी, तो इसी चीज को यहाँ पर इंडिकेट करने के लिए इन्होंने इस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है इसे नाम दिया। बेसिकली अगर 1950 से 80 तक आप देखोगे तो भारत की ग्रोथ रेट थी 3.5% की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो जीडीपी अब हमें यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट के ऊपर एनालिसिस करना है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो जीडीपी क्या होता है, वो भी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर।
टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, इसमें हम जो बाहर की कंपनीज हैं, जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, उनकी भी जो प्रोडक्शन है उसको लेते हैं। अब इसमें से हम डेप्रिसिएशन को, ठीक है, डेप्रिसिएशन को जो माइनस करते हैं, लेकिन फैक्टर कॉस्ट के अंदर हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं टोटल नेट वैल्यू में जो भी मैन्युफैक्चरर्स की निकली है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देखो कि यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट के लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और सब्सिडीज, तो इन सारी चीजों को लिया जाता है। अब जीडीपी मार्केट प्राइस में हम सब्सिडीज को ऐड कर देंगे, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको हम माइनस कर देते हैं, और उसके बाद जितनी वैल्यू आती है उसी को हम कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो यहाँ पर कैपिटा इनकम को निकालने के लिए हमें जो नेशनल इनकम है उसे टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, यानी कि जो कंट्री में पर पर्सन यहाँ पर क्या आपका कितना लोग कमा रहे हैं, ये चीज पता चलेगी। तो इसके लिए अब नेशनल इनकम हो गई, ठीक है। तो अब नेशनल इनकम जो टोटल आई है उसको, उससे हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर कंट्री की, तो हमारा निकल आएगा आपका क्या, पर कैपिटा इनकम। तो ये है पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला। अब देखो हम जनरल साइंस डिस्कस करने वाले हैं। जनरल साइंस में भी हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट, और केमिस्ट्री के अंदर हम टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। पहला क्वेश्चन है द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा लॉविजियर, ठीक है। लॉविजियर जो है इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। बेसिकली अगर आप बाकी यहां पे देखोगे तो जो आइंस्टीन की अगर हम बात करें तो देखो उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए था। सीवी रामन, ठीक है, वो जो है यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए जाने जाते थे, और जो रदरफोर्ड हैं उनको हम कंसेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के लिए जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके लवाजियर हैं वो ये देखो एक फ्रेंच जो है केमिस्ट हैं, और इन्होंने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है बेसिकली आपका केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और इन्हें ही हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पे ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट की बात कही जा रही है, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीबॉर्ग। सीबॉर्ग जो थे उन्होंने ये जो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट है इसकी डिस्कवरी की थी। अब देखो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट क्या होते हैं, बेसिकली जो सीबॉर्ग हैं उन्होंने 10 ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स जो है उसको डिस्कवर किया। ये बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, और ये नॉर्मली जो है वो नेचर में फाउंड नहीं किए जाते हैं। बेसिकली ये मैनमेड होते हैं, और इनका एटॉमिक नंबर जो है वो 92 से भी ज्यादा होता है, यानी कि ग्रेटर देन द यूरेनियम ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम। बेसिकली एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो ये इसकी लोअर डेंसिटी होती है, और जब हम इसको एयर में एक्सपोज करते हैं तो ये एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर जो है फॉर्म कर लेता है, ठीक है, जिसे हम रस्ट भी कहते हैं। आप जो आयरन पे आप देखोगे तो एल्युमिनियम भी वैसे ही एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है ऑक्साइड की फॉर्म कर लेता है। अगर हम अर्थ की क्रस्ट की बात करें तो यहां पर एल्युमिनियम 8.1%, आयरन 5.63%, कैल्शियम आपका 36.30 के आसपास पाया जाता है, बट हम यहाँ पे मेटल की बात कर रहे थे, ठीक है, तो आप यहाँ पे कैल्शियम से कंफ्यूज मत हो जाना। मैग्नीशियम 2.9% पाया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, इनमें से कौन सी चीज एलिमेंट नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सिलिका। देखो सिलिका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अगर हम इसके कंपाउंड की बात करें तो सिलिका का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो SiO2 है, तो ये एलिमेंट तो हुआ नहीं। नेक्स्ट, एन एलॉय, एक एलॉय जो है वो क्या होता है, ठीक है, आइसोमर होता है, मिक्सचर होता है, कंपाउंड होता है। तो यहां पर देखो एलॉय जो है वो एक टाइप का मिक्सचर होता है। अब
एलॉय जो है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एलॉयज जो है उन्हें हम अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो हमें कई सारे यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको जो है मेल्ट आउट करना पड़ेगा। एलॉयज की अगर हम बात करें तो एलॉयज के पास मेटालिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि उनके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, वो काफी डक्टाइल होते हैं, ओपेसिटी होती है और बहुत लश्यर होता है इन एलॉयज के अंदर, ठीक है। नाउ जनरल साइंस के ही अंदर हम अब डिस्कस करेंगे बायो के क्वेश्चंस, और बायोलॉजी में हम जो टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और साथ ही साथ यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। तो प्लांट किंगडम हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात हो रही है, तो जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो किसने दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस जो है इन्होंने बेसिकली यहाँ पर दो वर्ड्स की नेमिंग यहाँ पर प्रपोज की, जिसे हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्म की नेमिंग होगी इसमें एक जो शब्द होगा वो जीनस होगा और दूसरा जो शब्द होगा वो स्पीसीज होगा, और इन दोनों को मिलाकर हम एक साइंटिफिक नेम यहाँ देखते हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम तैयार किया जाता है। नेक्स्ट यहां पर देखो एक बुक का नाम बताया गया है, द फेमस बुक सिस्टेमा नेचुरे। ये जो है किसने लिखी थी? तो आप देखोगे इसका आंसर हो जाएगा लिनियस। लिनियस ने ही लिखी थी ये बुक। इस बुक के अंदर बेसिकली देखो यहाँ पर जो एक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन है तीनों किंगडम का वो दिया गया है। कौन कौन से हैं वो? 3 किंगडम्स आपके, स्टोन्स, प्लांट और एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट देखो फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रुप अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो फ्लावरिंग प्लांट्स देखो फेनोरोगेम्स के अंदर जो है ये क्लासिफाई किए जाते हैं। फेनोरोगेम्स बेसिकली इसको हम स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं, यानी कि ये वो आपका हिस्सा है, वो है जो सीड्स या फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ये वो ग्रुप है। तो इसलिए फेनोरोगेम्स जो है वो फ्लावरिंग प्लांट के ग्रुप में आते हैं आपके। Now, next question. Non-flowering plants are grouped into which of the following categories? अभी हमने देखा कि फेनोरोगेम्स जो है आपका, इसमें हमने फ्लावरिंग प्लांट्स देखे। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आपके क्रिप्टोगेम्स में आते हैं, ठीक है। अब क्रिप्टोगेम्स अगर देखोगे तो इसके अंदर आपके एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये सारी जो है कैटेगरीज आती हैं। क्रिप्टोगेम्स जो होते हैं बेसिकली ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं और बहुत ही इनका पुअरली डेवलप्ड जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो इसी कारण से ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो स्पोर्स के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी भी क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या है, ये चीज पूछी जा रही है। तो देखो यहां पर स्पीसीज जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है किसी भी क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले स्पीसीज का पता लगाना जरूरी है कि ये पर्टिकुलर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है ये किस स्पीसीज का है, ठीक है। नाउ 5 kingdom classification of Whittaker is mainly based on which of the following? अब देखो विटेकर ने 5 kingdom classification तो दिया, लेकिन वो जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था उसका बेसिस क्या था? किस बेसिस पे उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें अलग अलग मोनरा किंगडम, मोनरा फंजाई या फिर इस तरीके से आपका 5 किंगडम में बांटा? तो यहां पर देखो आपका आंसर हो जाएगा बी, सेल स्ट्रक्चर के आधार पर। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन प्रेजेंटली जो आपका देखोगे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेल का स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और उसके हिसाब से ही यहाँ पर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का फूड ऑफ न्यूट्रिशन हम पता कर पाएंगे। और फूड ऑफ न्यूट्रिशन जब हम पता कर पाएंगे तब भी हमें उसका एनवायरमेंट में इकोलॉजिकल रोल पता चलेगा। और उसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेसिस है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो होमवर्क क्वेश्चन है आज का। यहां पर मैंने पूछा है विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? यानी कि इमरजेंसी के दौरान भी दिए गए राइट्स में से कौन से राइट को यहां पे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है? पॉलिटी सेक्शन का ये क्वेश्चन है। आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करो। कोई भी लेक्चर में आपको आज के लेक्चर में क्वेरी हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगेन मैं रिमाइंड करा दूं, इसकी जो पीडीएफ है वो हमारी वेबसाइट parchamclasses.in पर आप सबको अवेलेबल करा दी गई है, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर।